पता है कि कौन सी बॉडी सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी, तो आपका आंसर होगा 10 kg। और अगर आपसे पूछे कि किस बॉडी का टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा 20 kg। तो जिसका वजन ज्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका वजन कम है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, लेकिन वो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगी। ठीक है। अच्छा देखिए, ये देखिए वेवफ्रंट की डिवीजन कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में होती है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा, मैं आपके साथ 19 अगस्त के तमाम टेस्ट के क्वेश्चंस शेयर करूंगा। आज टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा, उनके ऊपर सोल्यूशन भी आपको दूंगा और डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से, काफ़ी टाइम से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं की। असल में हमारे पास एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आज मसरूफियात के बावजूद मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को, अपनी यूट्यूब फैमिली को एक वीडियो बना के दे दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे वीडियो में लाजमी कमेंट करें कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी। अपना फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है, ताकि मैं देख लूँ और इसी के हिसाब से मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट का हमें पता चले। तो लाजमी नीचे कमेंट्स करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, लाजमी आप शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आपसे हम सिर्फ यही हेल्प चाहते हैं कि आप हमें अपना फीडबैक दे दें और वीडियो को लाइक किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे तो आप सब जानते होंगे, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 लॉन्ग कोर्स। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं जो गेस्ट क्वेश्चंस बताता हूँ या जो भी लेक्चर्स देता हूँ, एग्जैक्ट वही टेस्ट के अंदर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे टोटल 6 स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनका रिजल्ट आपके सामने, सफ़िया हमारी स्टूडेंट है, ये देखे, ये अपनी इनिशियल टेस्ट आज क्लियर कर चुकी है, ठीक है, लाहौर से, और ये उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसी तरह देखिए, ये समरीन हमारी स्टूडेंट है, ये भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी आप लोगों ने मुझे ये मैसेज नहीं करना कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड करें। ये हमारा पेड ग्रुप है, जो वहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमसे नोट्स लेते हैं या जो हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम ग्रुप्स में ऐड करते हैं जहाँ पे हमारी डिस्कशंस होती है। तो ये देखिए, प्राइवेसी की वजह से मैंने तस्वीर को रिमूव किया हुआ। ये भी हमारी स्टूडेंट है जो अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे टोटल 6 स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। ये देखिए, ये भी हमारी स्टूडेंट है जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। ये देखिए, ये भी हमारी स्टूडेंट है जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। और ये देखिए, ये भी हमारी स्टूडेंट है जो अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे टोटल 6 स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम इनिशियल टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें, तो जो हमारा क्रैश कोर्स था जिसकी नॉर्मल फ़ीस हम 5500 चार्ज करते थे, अभी उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है। आपसे हम 4000 फ़ी लेंगे और इसमें हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल के क्लासेस देंगे, वर्बल प्लस नॉन वर्बल के क्लासेस होंगे। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स होंगे, और अभी जो डेली बेसिस पर टेस्ट होते हैं तो इनके नोट्स भी आपको मिलेंगे, और डेली बेसिस पर इनके ऊपर वीडियोस भी हम बनाते हैं, तो सारे आपको मिलेंगे। और टेस्ट की 100% पासिंग गारंटीड होगी। ठीक है। 100% आपका टेस्ट उसी से आएगा। ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट का पैटर्न तो आप लोगों को पता है। ये टेस्ट का पैटर्न है 84 वर्बल, ठीक है, 64 नॉन वर्बल, 50 एकेडमिक, 150 पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन। वर्बल नॉन वर्बल एग्जैक्ट वही है जो मैंने अक्सर यूट्यूब लेक्चर्स में बताया, एग्जैक्ट वही आ रहे हैं। और जो हमारे नोट्स में, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जो 2 फाइल्स आपके नोट्स के अंदर है, वर्बल और नॉन वर्बल के नेम से मैंने अपलोड किए हैं, एग्जैक्ट वही कर ले, सेम टू सेम वही आपके टेस्ट के अंदर आ रहे हैं। बाकी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आप लोग के साथ मैंने ग्रुप में, अपने पेड्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, 2 वीडियोस आप लोग के साथ हमने ग्रुप में शेयर किए हैं, और 2 वीडियोस आप लाजमी देखें। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सारे वही से आ रहे। और आप लोगों के साथ हमने कुछ नोट्स भी शेयर किए थे असाइनमेंट के नाम से, तो वो नोट्स भी आप लोग लाजमी कर लें, क्योंकि वहाँ से आज के टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। ओवरऑल जो आप लोगों के मोबाइल ऐप के अंदर फिजिक्स है, तो फिजिक्स में जो आखिरी चैप्टर्स है तो वो भी आप लोग देखें। ठीक है। तो जो फिजिक्स आपके मोबाइल ऐप के अंदर है, वहाँ से लास्ट 5 चैप्टर्स लाजमी देखें। जो असाइनमेंट मैंने आपको नोट्स दिए थे वो आप लोगों ने देखने। 2 वीडियोस जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आपके साथ शेयर किए वो लाजमी देखें, क्योंकि टेस्ट तमाम के तमाम इसी से आ रहे हैं। ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वर्बल नॉन वर्बल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट वही है जो आप लोगों के नोट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है। नोट्स के अंदर नॉन वर्बल रिपीटेड नॉन वर्बल के नाम से है और रिपीटेड वर्बल के नाम से, जो 2 फाइल्स है
वो कर ले, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। सारे वही आ रहे जो मैंने वहाँ पे ट्रिक्स आपकी दिए हैं नोट्स के अंदर, सिर्फ वो कर ले, ठीक है। बाकी देखिए डियर, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट विच एंगल, प्रोजेक्टाइल का रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, तो आप सबको पता है, ये मैंने पहले भी बताया था, 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा। अभी देखिए रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है इसको रेंज कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किन एंगल्स पर आपके साथ रेंज सेम होगी, रेंज किन एंगल पे सेम होगी, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब आप दो एंगल्स को जमा करें और उससे 90 आ जाए तो उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिस तरह 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों पे आपके पास क्या होगा, रेंज सेम होगा। इसी तरह देखें 70 प्लस 20, इन दोनों पे आपके पास 70 डिग्री पर 20 डिग्री पे आपके पास रेंज सेम होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी मरतबा पूछा गया है कि किन एंगल्स पे रेंज सेम होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर। और 45 डिग्री पे क्यों आपके पास रेंज मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसके फार्मूले में अगर आप 45 पुट करोगे तो आपके पास 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग का क्या है कि किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम होगा और किस एंगल पर रेंज और हाइट बराबर होगा, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कब इक्वल होगा, तो आपको पता है 45 डिग्री पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, अगर डॉट को हम हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस को हम रिमूव करेंगे तो हम sin थीटा लगाएंगे, ठीक है। ये तो होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए डॉट बी आपके पास कब जीरो होता है, जब आपके पास एंगल क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और आपके पास 0 डिग्री पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। ये दोनों आप याद कर लें, 90 डिग्री पे अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो होगा, 0 डिग्री पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास कब मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे, और ये दोनों बराबर कब होंगे, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए बॉन्ड इन मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है तो उन सब के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो चाहे मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो, पॉलीसेक्राइड हो, जो भी सेक्राइड आपको दिया जाए, सेक्राइड का नाम आपके टेस्ट में आ जाए, आपने देख लिया तो डायरेक्ट आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अभी यार मोनोसेक्राइड के अंदर तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो कल को अगर आपके टेस्ट में आ जाए डाइसेक्राइड तो फिर आप कंफ्यूज हो। जितने भी शुगर्स है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड जिसमें एक सेक्राइड यूनिट हो, डाइसेक्राइड जिसमें 2 सेक्राइड यूनिट हो, ठीक है। अच्छा देखिए आप लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा आ चुका है, हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास जो रेशो है ये बराबर है वाटर के रेशो के। जिस तरह देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है ना, तो वो बराबर है जो जहां पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, यहाँ पे 2:1 है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास ये 2:1 होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शन से आपसे पूछा जा सकता है कि हम तो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो रेशो है तो वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो के बराबर है। लेकिन एक आपके पास शुगर है रेमनोज, इसके दरमियान रेशो बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम शुगर में काउंट करते हैं। तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी आपके टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपके पास एनिमल के अंदर स्टोर फूड होता है। ग्लाइकोजन आपके पास ब्रांच भी हो सकता है, अगर ग्लाइकोजन ब्रांच हो तो इसको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी मरतबा आ चुका है 2023 में। और अगर ये अनब्रांच हो तो इसको हम एमाइलोस कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए सिनोनिम ऑफ प्रोपेलिन क्या है, तो प्रोपेलिन का सिनोनिम आपके पास क्या है, पुश और मूव फॉरवर्ड, ये आ चुका है। बाकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया है कि आप लोगों के साथ मैंने 2 वीडियोस शेयर किए थे, ठीक है। और आप लोगों के नोट्स के अंदर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ वही कर लें, एक्स्ट्रा और सिनोनिम्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिडिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज भी आए हैं टेस्ट में क्वेश्चंस, आपसे भी पूछे जा सकते। तो बेसिसिटी ऑर्डर आप देख लें, ठीक है। जिस तरह देखिए यहाँ पर ये मैंने सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये P4 और 10, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है।
तो इसी तरह एल्यूमिनियम यहाँ पे देखें तो ये सारे आर्डर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आर्डर आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। एसिडिटी आर्डर, तो किस ऑक्साइड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, क्लोराइड की जो ऑक्साइड है, ठीक है, Cl2O7 इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए SO3 और SO2 में एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, SO3 की, क्यों, क्योंकि इसके साथ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसके साथ 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ये बेस है ना, तो ये आर्डर आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास है सिलिकॉन ऑक्साइड, आपको पता है ये पॉलीमर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉलीमर्स की फॉर्म में होता है। फ्लेम टेस्ट आपको पता है, तो अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का फ्लेम टेस्ट करेंगे तो सोडियम हमारे पास येलो होगा, लिथियम हमारे पास रेड, पोटाशियम लिलिक, रुबिडियम हमारे पास रेड और सीजियम हमारे पास वायलेट। तो ये फ्लेम टेस्ट जो है, और ये क्यों होता है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कलर ऑफ एलिमेंट क्यों होता है, तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की वजह से कलर होता है, ठीक है। तो ये आपको एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, तो HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे कम कौन सा होगा, HF, ठीक है, तो HBr है, फिर HCl है, तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स, आपके पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो उसके जो हाइड्रोक्साइड्स है डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, और जो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स है तो उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम और ये, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, BaOH2, ठीक है, सबसे कम कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से देखिए इनके जो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, ये सबसे कम सॉल्युबल है और मैग्नीशियम सल्फेट आपके साथ सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखें तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये देखिए कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखें आपके पास जो आयरन है ये वॉन हेबर प्रोसेस में जो अमोनिया के सिंथेसिस के लिए यूज होता है उसमें हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये आपके पास V2O5 जो है तो ये H2SO4 के सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। TiCl4, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोलीमराइजेशन ऑफ ईथेन में यूज होता है, ठीक है। निकल, प्लेटिनियम और ये सारे आपके पास प्लेटिनियम किस में, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में यूज होते हैं, ठीक है। और कापर जो है तो आपके पास ऑक्सीडेशन में यूज होता है, ठीक है। एथेनॉल जब एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है तो इसके दौरान हम कापर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैटलिस्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज के टेस्ट में क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है कि ये जो आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है TiH2O6+3 इसके ऊपर चार्ज है और इसका जो D1 कन्फिग्रेशन है इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कलर कौन सा होगा, इसका पर्पल कलर है, ठीक है। और आपको पता है कलर क्यों होता है, अनफियर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये अनफियर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के दरमियान आपको दिखे कि D0 है या कोई भी D2 है तो फिर आपको पता है कि ये तो फेयर्ड है, तो फेयर्ड में आपके पास कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। जिस तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पूछे कि स्कैंडियम का क्या है तो ये इसकी D0 है ना, तो D0 है तो कोई अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस होगा आपके पास, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें यहाँ पे आपसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कंपाउंड दिए गए होंगे जिसमें इसी तरह इसके मुख्तलिफ स्टेट होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वेनेडियम का कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें +4 कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से क्रोमियम के मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे, जिस तरह के Cr2O7, ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम का कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो Fe+, देखिए मैग्नीशियम है आपके पास +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल है, आयरन Fe+3 में सबसे ज्यादा स्टेबल है, कापर Cu+2 में सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जरूरी नहीं कि आपके टेस्ट में डायरेक्ट ये आ जाए कि ये मुझे दिया जाएगा कि Fe+3 मोर स्टेबल है Fe+2। आपको कंपाउंड दिए जा सकते हैं जहां पे ये मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। अब अच्छा देखिए जब कापर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये ब्लू सोल्यूशन है, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पर H2O 6 मॉलिक्यूल्स है और +2 चार्ज है इसके ऊपर। ये आपके पास लिक्विड में सॉल्युबल है और जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो ये क्या बन जाता है, इसकी PPT बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट में कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो है तो ये आपके पास क्या करते हैं,
इवन मोर स्ट्रांगली देन इट डज, ये कॉपर के साथ वाटर से ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन करते हैं और ये डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर को, इसलिए ठीक है। और इसी तरह से देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो ये सारा के सारा वाटर जो है तो ये इससे इवापोरेट हो जाएगा और आपके पास CuO बन जाएगा और इसका कलर किस तरह होगा, ब्लैक, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो कलर चेंज क्या होगा, तो ब्लू से ब्लैक की तरफ कलर चल जाएगा, ठीक है, ब्लू टू ब्लैक, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर, तो आपको पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के अंदर। अच्छा, मोर पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। ये F0 या F1 पार्टिकल जो जिसको ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और इसका नाम और नाम क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑटोफेगी क्या है, ये लाइसोसोम का फंक्शन है, सेल्फ ईटिंग, ठीक है। इसी तरीके से एमाइलोप्लास्ट क्या है, ये स्टोर फूड है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, जो कि ये कलर प्लास्टिड है, अगर इसका कलर ग्रीन हो तो क्लोरोफिल इसको कहते हैं, अगर कोई और कलर हो तो इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, इलियोप्लास्ट क्या है, ये लिपिड को स्टोर करता है, तो ये लिपिड वाला क्वेश्चन भी काफी मरतबा आ चुका है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में और फेडरल में दिए गए, ठीक है। अच्छा देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी में आपके पास पता है कि एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी जब गेन हो जाए तो एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगी और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। तो आज ये क्वेश्चन आया था कि टर्मिनल वेलोसिटी न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक। इसी तरह लेंस लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो ये भी आज क्वेश्चन पूछा गया है लेंस लॉ का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपके पास बॉडी की जो एक्सेलरेशन है टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने से पहले डिक्रीज होगी और टर्मिनल वेलोसिटी पे आपके पास जीरो हो जाएगी। तो जब जीरो हो जाएगी तो इट मींस कि चेंज इन वेलोसिटी भी आपके पास जीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो लाइटर बॉडी होगी वो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगी और जो हैवियर बॉडी होगी वो लेट टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दो बॉडीज को आपने गिराया ऊपर से, एक का वजन 10 kg है और एक का वजन 20 kg है, तो आप बताएं कि कौन सी बॉडी सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी, तो आपका आंसर होगा 10 kg। और अगर आपसे पूछे कि किस बॉडी का टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा 20 kg। तो जिसका वजन ज्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसका वजन कम है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, लेकिन वो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये देखिए वेवफ्रंट की डिवीजन कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में होती है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करता है, वेवफ्रंट को डिवाइड करता है। इसी तरह फ्रेसेंट बायफ्रिज्म और लेयर्ड मिरर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं, वेवफ्रंट को डिवाइड करते हैं। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, थिन पेलम में और न्यूटोनियन रिंग में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड को डिवाइड करता है। तो ये दो जो मैंने लाइंस दिए ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे आपसे अक्सर ये वाला पूछा गया है कि न्यूटोनियन रिंग इज बेस्ड ऑन, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन, तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स। ये दो क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं। इसी तरीके से थिन फिल्म का भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है जो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग होती है उसका फार्मूला ये है, ठीक है, ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पर आप देखिए डी क्या है, ये जो डी आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन के दरमियान, ठीक है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। और डी क्या है, स्मॉल डी, ये सेपरेशन है। तो अभी आप देखें, अगर आप स्लिट के दरमियान सेपरेशन को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वाई का इनवर्स रिलेशन है आपके पास स्लिट स्पेस, ठीक है। डी क्या है, स्लिट स्पेस, यहाँ पे देखें स्पेस बिटवीन स्लिट्स है ना। तो अगर आपसे पूछे कि आपने स्लिट की साइज को पहले ये था, अब ये आपने स्लिट की साइज को इंक्रीज किया, तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, तो फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपसे पूछे कि आपने स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज किया, तो आपके पास स्पेसिंग क्या होगी, तो स्पेसिंग आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये लेट सपोज आपके पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास स्लिट है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास स्क्रीन है। यहाँ से आप लोगों ने इसको पास किया, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। तो अब ये फ्रिंज स्पेसिंग अगर आप लोग इस डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, आपके पास डिक्रीज होगी। अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी टेस्ट को किस तरीके से पास करना है। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एक चैप्टर है जो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन वो भी मैं वीडियो के अंदर ऐड कर देता हूँ, वो भी आप देखिए। वहाँ में उस वीडियो के अंदर एक टेबल मैंने बनाया, आइसोथर्मल, आइसोबार और सब प्रोसेसेस दिए हैं। तो आज के टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि किस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो भी मैं आपके साथ शेयर। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये आपके पास 4 तरह के प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक।
ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रहा है ये सारे के सारे एमसीक्यूज है जो इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को डिफिनीशन का पता होना चाहिए कि देखिए आइसोथर्मल में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबेटिक में आपके पास हीट चेंज जीरो रहेगा, ना कोई हीट एंटर होगी ना कोई हीट आउट होगी। ठीक है, तो चेंज इन हीट यहाँ पे आपके पास जीरो होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके सबसे पहले एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आया, खासकर आइसोकोरिक का पूछा गया है। बाकी देखिए इनके इक्वेशंस भी आपको पता होने चाहिए, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाई टी कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो इनके इक्वेशन हो गए। ठीक है, बाकी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी मरतबा पूछा गया है ये क्वेश्चंस कि हर साल इनिशियल टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, और आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस लाजमी होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का पता है कि उसमें उसका क्या है कि हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर आप एक सिस्टम को हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा और वर्क डन करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक थे। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास कोई जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आएगा, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो आप जितना हीट दोगे उस सब के सब हीट किस चीज में कन्वर्ट होगा, वर्क डन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, तो ये आपका एमसीक्यूज है। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि इसमें आप जितना हीट दोगे वो सब के सब हीट कन्वर्ट होगा वर्क डन में। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो किस प्रोसेस में होगा, तो आइसोथर्मल में। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होगा, आइसोथर्मल में। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अभी देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोबैरिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो देखिए ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको इक्वेशन दिया जाता है इस तरह से, देखिए कि ये किस प्रोसेस का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट इट मींस कि ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक। ठीक है, तो आप लोगों ने ये इक्वेशंस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये आप लोगों ने याद करने हैं, बल्कि इसको समझना है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले में मैंने आपको बताया कि डेल यू जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम नहीं दे रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ठीक है, आप जितना हीट में चेंज लाओगे उस सब के सब कन्वर्ट होगा वर्क डन में। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोबैरिक भी मैंने बता दिया। अभी देखिए आइसोकोरिक की तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी अगर आप लोग वर्क डन देखें ना, तो वर्क डन आपके पास बराबर है पी इंटू डेल वी के। ठीक है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखें प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, आपने वॉल्यूम के अंदर चेंज लाया, लेकिन यहाँ पे तो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आइसोकोरिक। तो वर्क डन इज जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें आप जितना हीट दोगे वो सब के सब हीट किस चीज में जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपको लेट सपोज इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, ये किस प्रोसेस का इक्वेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आइसोकोरिक। क्यों, क्योंकि इसमें तो डेल डब्ल्यू खत्म हो जाएगा ना। डेल डब्ल्यू क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ये पी इंटू डेल वी के बराबर है, डेल वी आपके पास जीरो है, तो जब आप जीरो पुट करोगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना हीट दोगे वो आपके पास कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में होगा, तो आइसोकोरिक में। अगर आपसे पूछे कि आपके पास वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रट्टे आप लोगों ने नहीं लगाने के आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि ये पूछे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये लाइन है। अब यहाँ पर देखिए एडियाबेटिक की तरफ आते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन हीट जीरो होता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो अभी चेंज इन हीट जीरो है,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, जब वर्क डन होगा, ठीक है, जब हीट रिलीज होगी, जब वर्क डन होगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशंस भी काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं, खासकर ये वाला कि माइनस डेल यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है, तो ये एडियाबेटिक है, ठीक है। तो यहाँ से आपके टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आप लोगों ने डिफिनीशन को याद करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने इक्वेशन को याद करना है। तीसरा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन को याद करना है। और चौथा जो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, जिस तरह देखिए मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से और मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चन अपने साथ लिख रहे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, ये अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। आप यहाँ पे ये लिखे कि वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर। तो अभी देखें चेंज इन वॉल्यूम को आप जीरो कर लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, आइसोकोरिक। और मुझे बताएं मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, ये आपका एमसीक्यू, नीचे कमेंट में बताएं मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, आइसोथर्मल में, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस में जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम किस में होगा, आपके पास हो आइसोकोरिक में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है ये किसका एग्जांपल है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। बर्स्टिंग ऑफ टायर, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया, ठीक है, 2023 में पूछा गया बर्स्टिंग ऑफ टायर, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर कौन सा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, इसकी थर्मल इंसुलेशन की होती है ना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर ले, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल आपके पास -40 डिग्री सी पर सेम रीडिंग देगी, ये क्वेश्चन बस आप याद कर ले। किस तरह सेम रीडिंग देगी, कि दोनों के ऊपर आपके पास रीडिंग सेम होगी। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 70 डिग्री सी है ना, तो फ़ारेनहाइट के ऊपर भी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो ये -40 डिग्री पे आपके पास सेम रीडिंग देगी, ठीक है दोनों। इसी तरीके से देखिए सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट से लार्जर है 9/5 रेशो के साथ, ठीक है। कितना ज़्यादा है फ़ारेनहाइट स्केल से, 9/5, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए। मरकरी हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तो इसकी एक्सपेंशन क्वालिटी, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये नॉन वेटिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें वेटिंग क्या कि ये जो एजेस के साथ अटैच नहीं होता, अगर आप ग्लास थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो ना तो उसके एजेस के साथ ये चिपक नहीं जाता, ठीक है। तो नॉन वेटिंग है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मरकरी को हम क्यों यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, तो एक्सपेंशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और नॉन वेटिंग, ठीक है। या फिर देखिए स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से मैंने कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है जो बार बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। सबसे पहले ये कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो में आपके पास गैस के अंदर तमाम तरह की मोशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और वो जीरो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मोशन स्टॉप हो जाएगी तो प्रेशर जीरो हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी जीरो होगा। तो ये पूछा गया कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर गैस हैज वॉल्यूम ऑफ, तो आपसे पूछा जाएगा तो जीरो वॉल्यूम होगा, जीरो प्रेशर होगा, ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में होगा और ऑल काइंड ऑफ मोशन इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता गैस के मॉलिक्यूलर मोशन की वजह पे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि एक सिलेंडर में आप गैस को हीट कर रहे हो अर्थ की सरफेस पे और फिर आप मून पे चले गए और आपसे पूछे कि किस जगह पे आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन ज़्यादा होगी, मून के ऊपर या अर्थ के ऊपर, तो दोनों जगह पे सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। अगर आपसे पूछे कि आप सेंटर ऑफ अर्थ पे गए, वहाँ पे आपने गैस को हीट किया और अभी आपने अर्थ की सरफेस पे गैस को हीट किया, तो कहाँ पे आपके पास हो मोशन ज़्यादा होगी, तो ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन पे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं गैस के, उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है। तो ये इलास्टिक का एमसीक्यू भी आ चुका है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। बाकी देखिए
इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ मोशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है तो इसकी मिसाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। तो ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है इसका ये किस तरह की है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की हीट कंडक्ट करने की, ठीक है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट हो क्या है, जॉल मीटर पर सेकंड इंटू डिग्री, ठीक है। ये इसका यूनिट है, ये इसका फार्मूला है। तो इसका यूनिट भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी बॉडी की कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि लेट सपोज थर्मल कंडक्टिविटी एक बॉडी की लेट सपोज 1 है, अगर आपने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि हाफ हो जाएगी, आपका आंसर क्या होगा कि सेम रहेगी, ठीक है। तो ये क्योंकि ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है तो ये सेम रहेगी, चाहे आप बॉडी को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर ले, 20 में कर ले, 30 में कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें यह बताया गया कि लेट सपोज अगर ए एक बॉडी है, इसके साथ बी एक बॉडी, ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और अगर आप इसके साथ सी बॉडी को लाओगे तो ये भी इनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इन तमाम की टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ये एमसीक्यू काफी मरतबा आ चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि हम हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें। जिस तरह इसका इक्वेशन आपको पता है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आप जितना हीट दे रहे हो तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में, तो हीट चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो इसका ये इक्वेशन भी याद कर ले, ठीक है। अच्छा देखिए बॉयल लॉ क्या है, तो बॉयल लॉ में आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपको दिया जाता है और आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। बॉयल लॉ क्या है, बॉयल लॉ में ये बताया गया है कि अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह का रिलेशन मीन्स के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन, ये चीज बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। इसमें क्या बताया गया है कि अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखी, ये कांस्टेंट चीज भी याद रखी कि बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट होगी, तो टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगी, प्रेशर। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज बताई गई है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। बाकी देखिए जर्नल गैस लॉ क्या है, तो जर्नल गैस लॉ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इसमें बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों को मिलाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि जर्नल गैस इक्वेशन के अंदर कौन कौन से लॉ को सम अप किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्नाट हीट इंजन है, तो कार्नाट हीट इंजन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको समझा भी देता हूँ ताकि आपको रट्टे लगाने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये सऊदी कार्नाट ने 1840 में किया था, ठीक है। और कार्नाट हीट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है, ज्यादा है मैक्सिमम है, तो इसलिए इसको हम एक आइडियल इंजन कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, 1 माइनस T2 बाई T1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्या है, इसके एफिशिएंसी का साइन है। तो ये इक्वेशन भी काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर एफिशिएंसी के बारे में आपने 2 चीजों को ज़हन में रखना है, 3 चीजों को, ठीक है। सबसे पहले ये चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। एफिशिएंसी कार्नाट हीट इंजन की चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी आपके पास 0 हो जाएगी। अभी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सोर्स और सिंक के दरमियान। सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर जो आपके पास बॉडी है, और सिंक लो टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस, इसको डेल्टा टी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसी तरह वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ये असर नहीं करता। अगर वर्किंग सब्सटेंस को आप चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखें ये 100% कब होगी, 100% तब होगी जब आपके पास ΔII सिंक का टेम्परेचर ये 0 होगा, ठीक है। जब ΔII आपके पास सिंक का टेम्परेचर 0 होगा तो इसकी एफिशिएंसी 100% होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब सिंक आपके पास 0 पे होगा
और ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा, तो इसके अंदर डेल टी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो इसलिए इसके अंदर आपके पास क्या है, एफिशिएंसी इसकी क्या होगी 100%। तो डेल टू क्या है, टी टू क्या है, टी टू आपके पास सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर क्या, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर होगा। और टी वन आपके पास क्या है, टी वन आपके पास हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो जब आपके पास डेल टी टू क्या है, टी टू जब आपके पास कम होगा या जीरो होगा तो आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और एरिया अंडर पीवी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो आपको क्या डिनोट करता है, वर्क डन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। जो कार्नोट हीट इंजन का ग्राफ है वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस दिए गए होते हैं ना, तो वहां पर जो आपके पास ग्राफ के अंदर एरिया है वो वर्क डन को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कार्नोट हीट इंजन है, ये आपके पास हॉट रिजर्वायर है, इसको हमने T1 का नाम दिया, ठीक है। इसको हम सोर्स भी कहते हैं, ठीक है, सोर्स। ये आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है, इसको हमने T2 का नाम दिया, या इसको हम सिंक भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसकी एफिशिएंसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसके और इसके टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं डेल टी। जब तक ये डेल टी कायम रहेगा हमारे पास एफिशिएंसी होगी। जब ये डेल टी आपके पास जीरो हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, अभी ये तो आपका हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है, कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे लिए कार्नोट हीट इंजन के एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कब 100% होगी, तब 100% होगी जब T2 आपके पास जीरो, ठीक है। तीसरा, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, T1 का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या जब आप T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अभी अगर आपसे पूछे कि अगर हम T1 का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगी, या हम T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो जब आप T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ज्यादा चेंज आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे, ठीक है। जो आपके पास लोअर टेम्परेचर है, अगर आप इसको लोअर करोगे, लोअर टेम्परेचर क्या है आपके पास T2, अगर आप T2 को डिक्रीज करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज होगी। जो आपके पास हायर टेम्परेचर है T1, अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा होगी। और फिर ज्यादा चेंज कहाँ पे आएगा, जब आप लोअर टेम्परेचर को लोअर करोगे तो उसमें आपके पास एफिशिएंसी के अंदर ज्यादा चेंज आएगा, बजाय इसके कि आप हाई टेम्परेचर को हाई करें। और जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे गए हैं और आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जाएंगे, ये आप अपने साथ याद रखें। अभी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी करवा देता हूँ, अभी आप लोगों ने इसका आंसर देना है, ठीक है। आगे मैं इसके ऊपर एमसीक्यू करवाऊंगा। प्रेशर का क्या असर है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो मेल्टिंग पॉइंट देखें, ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर करता है, ठीक है। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लोअर होता जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप फ्रीजिंग प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो लेट सपोज अगर आपको एग्जांपल दे दें कि आप मरी गए हो, मरी, तो वहां पर फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या, वहां पर प्रेशर कम होता है ना, प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हो जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तो फ्रीजिंग कितना टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखें, अगर आप प्रेशर को लोअर करते हो, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर आप मरी गए हो, वहां पर आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास डिक्रीज है, तो वहां पर आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग आपके पास क्या है, कम टाइम लेगा ना, तो जल्दी बॉइलिंग होगी। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पास कराची में वाटर की बॉइलिंग जल्दी होगी या मरी में या K2 के ऊपर, तो आपका आंसर क्या होगा, K2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे ना, सी सरफेस से जितना ऊपर जाओगे तो आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद करने हैं कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये फार्मूला है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। इसका क्या है, G/एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसका डायमेंशन भी याद कर लीजिए, आप लोग का असाइनमेंट है कि इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है।
और इसकी वैल्यू क्या है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जॉल पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, पी वी इक्वल टू एनआरटी या जनरल गैस इक्वेशन भी है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल क्यू आपके पास 0 है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपके पास क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। Cp क्या है, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cv इज ग्रेटर देन Cp, Cp इज इक्वल टू Cv, तो इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इंक्रीज होगी। 1 कैलोरी किसके बराबर है, 4.18 जॉल के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे अगर पूछे कि 8 कैलोरी किसके बराबर है, 8 कैलोरी कितने जॉल के बराबर है, तो सिंपली आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 को करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड ऑन, तो आपका आंसर क्या होगा। अभी मुझे इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बोथ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ये है ना डेल्टा टी के ऊपर डिपेंडेंट है। सोर्स और सिंक के दोनों के दरमियान टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उन दोनों के टेम्परेचर के अंदर अगर डिफरेंस हो तब, अगर डिफरेंस 0 हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता, और ना सिर्फ सोर्स के ऊपर असर करता है, ना सिर्फ सिंक, बल्कि दोनों के ऊपर असर करता है, ठीक है। और वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर असर नहीं करता। अभी देखिए टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ हीट इंजन बिकम इक्वल। अभी देखिए यहाँ पे देखो T1 आपके पास बराबर हो गया T2 के, तो डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आपके पास 0 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। नीचे मुझे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे आंसर बताया करें, ताकि आप इसको ठीक कर रहे हो या नहीं। अभी देखें सोर्स क्या है, T1 हाई टेम्परेचर, उसको आपने इंक्रीज किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिंक को आपने डिक्रीज किया, सिंक क्या है, T2 लोअर टेम्परेचर, आपने डिक्रीज किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज मेनली द रिवीजन ऑफ, तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर है, पी इंटू डेल वी, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं वो पूरा लेक्चर ऐड कर रहा हूँ, वो भी आप लोग देखें, ठीक है। तो देख लो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं कि आप लोगों ने अपने इनिशियल टेस्ट किस तरीके से पास करना है। तो हमारे 4 सेट्स के नोट्स हैं, ये आपके हो गए वर्बल नॉन वर्बल एग्जैक्ट यहाँ से आएंगे। एफएनएस का जो हमारा एकेडमिक है इसी से आया है। आज मैंने आपको दिखाया हमारे 6 स्टूडेंट्स का टेस्ट था, 6 के 6 अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। आप लोग को जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे लेक्चर ले रहा हूँ, इससे भी आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से लेक्चर्स देते हैं। तो ये नोट्स बाय कर ले, इसके साथ डेली बेसिस पर जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे, हम गाइड भी करेंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो गारंटी के साथ आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस थी, आपको पता है क्रैश कोर्स की हमारी नॉर्मल फीस क्या थी, 5500 थी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 4000 में कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी मैं आपको दूंगा, वर्बल प्लस नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी आपको दूंगा। इसके साथ मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी दूंगा, और डेली बेसिस पर जो टेस्ट होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको नोट्स किस तरीके से देंगे, हम आपको एक एंड्रॉयड ऐप देंगे, उसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आप अकाउंट बनाओगे, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो हम आपको एक एंड्रॉयड ऐप देंगे, उसके अंदर आपके सारे नोट्स होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।